उस पर जो अपथ्रस्ट लगता है, ड्यू टू द लिक्विड is equal to the weight of the liquid displaced. by its submerged part. ये हमें प्रूव करना है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि जब बॉडी को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं उस पर अपथ्रस्ट लगता है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट. अब चलो, कंसिडर अ सिलिंड्रिकल बॉडी. हमने सिलिंड्रिकल बॉडी को कंसिडर किया PQRS, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है? A. immersed in a liquid of density. जिस लिक्विड में हम डाल रहे हैं ना, उस लिक्विड की डेंसिटी हमने ले ली रो. जो सिंबल मैंने यूज किया दैट इज रो. दिस इज नॉट P, इट इज रो. तो दिस लिक्विड is having a density of rho. इसके बाद let the upper face PQ, जो upper face PQ है, be at a depth H1. वो कितनी डेप्थ पर है? H1. while the lower face, जो लोअर फेस है SR, बी एट अ डेप्थ, उसकी डेप्थ कितनी है? H2. तो ये तो हमने सिंबल्स का मीनिंग ले लिया. अब हम इंडिविजुअली H1 डेप्थ पर और H2 डेप्थ पर कितना प्रेशर है, कितना फोर्स है, दोनों को मेजर करेंगे. सो एट डेप्थ H1, सबसे पहले हम H1 डेप्थ पे आते हैं. यानी कौन से सरफेस की मैं बात कर रहा हूं? H1 डेप्थ मतलब कौन से सरफेस? PQ सरफेस पे ना. तो हम अब मेजर करेंगे, प्रेशर को मेजर करते हैं. प्रेशर एट फेस PQ. उस प्रेशर को हमने किस नाम से बुलाया? P1 से. तो P1 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे? P1 इज इक्वल टू व्हाट? आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड इज इक्वल टू H rho G. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में, H rho G. तो यहां पे H कितनी है? H इज H1, rho is the density of liquid, and G is G. So pressure at PQ is P1 which is equal to H1 rho G. ठीक है, H rho G से आ गया. अब हम प्रेशर तो निकल गया, अब हम फोर्स निकालेंगे उसी फेस पर. फोर्स एट फेस PQ which is denoted by F1. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया. प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, है ना. So pressure is P1 into area is A, area of cross section is A. यानी F1 का वैल्यू कितना आ गया? H1 rho GA. ये F1 आ गया. इसकी डायरेक्शन क्या है? हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि F1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, नीचे के तरफ वो एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड्स है. तो हमने डेप्थ H1 पर तो निकाल लिया. अब हम आते हैं एट डेप्थ H2. डेप्थ H2 पर क्या चल रहा है? हम प्रेशर निकालेंगे सबसे पहले. प्रेशर एट फेस, कौन सी फेस होगी इस बार? SR. इसे हम P2 से डिनोट कर रहे हैं. सो P2 इज इक्वल टू H2 rho G, क्योंकि इस बार हाइट H2 है. फोर्स निकाल रहे हैं हम. फोर्स एट फेस SR, इसको हम कह रहे हैं F2. और ये भी क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, बट दिस टाइम P2 इंटू एरिया. सो H2 rho GA. ठीक है. तो इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स. F2 का डायरेक्शन अपवर्ड्स है. फिगर में भी दिख रहा है F2 का डायरेक्शन अपवर्ड्स है. अभी हम रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालने वाले हैं. तो मुझे बताओ नेट फोर्स F1 बड़ा है या F2 बड़ा है? इक्वेशंस देखने से पता चल रहा है दोनों इक्वेशन में देखो रो जी ए तो सेम है. F1 इज ऑल्सो इक्वल टू H1 रो जी ए, F2 इज इक्वल टू H2 रो जी ए. तो रो जी ए तो सेम है. तो सिर्फ क्या अलग है दोनों इक्वेशंस में? सिर्फ H1 और H2 अलग है. तो डायग्राम में देखो H1 बड़ा है या H2 बड़ा है? विच इज मोर?
डायग्राम में दिख रहा है कि H2 इज मोर देन H1, H2 का हाइट ज्यादा है ना, H2 is more than H1, यानी F2 is more than F1. It's very clear that F2 is more than F1 because H2 is more than H1. Since H2 is more than H1, this implies or therefore F2 is more than F1. क्योंकि बाकी सब रो जी तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस था H1 H2 का, तो जो ज्यादा होगा वही ज्यादा है, H2 ज्यादा तो F2 ज्यादा. अभी हम नेट फोर्स निकालेंगे. नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स, जो इस बॉडी पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है. दोनों फोर्सेस को माइनस कर देंगे, F2 माइनस F1. F2 का डायरेक्शन है अपवर्ड्स, F1 का डाउनवर्ड्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, यानी H2 रो जी ए माइनस H1 रो जी ए. दिस इज द नेट फोर्स. सो वी विल टेक A कॉमन, बच गया H2 माइनस H1, साथ ही साथ हम रो और G को भी कॉमन ले लिया हमने, तो हमने H2 माइनस H1 को अंदर छोड़ दिया, कॉमन हमने A रो जी ले लिया. A को हमने पहले लिखा, A रो जी को हमने बाद में लिखा ब्रैकेट का. बिल्कुल कर सकते हैं. अभी ये जो नेट फोर्स है F2 माइनस F1, लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि इसी को क्या कहते हैं, इसी नेट फोर्स को क्या कहते हैं, F2 माइनस F1 को हम क्या बुलाते हैं. इफ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो एंड इफ यू हैव noted down everything, followed it attentively, you will be able to tell it. F2 माइनस F1 को हम बड़े प्यार से बुलाते हैं अपथ्रस्ट. ये जो नेट फोर्स है, दिस इज द अपथ्रस्ट. मैंने एक टॉपिक प्रीवियस वीडियो में किया था ना, रीजन फॉर अपथ्रस्ट, उसमें मैंने बताया था. तो दिस F2 माइनस F1 इज अपथ्रस्ट. सो अपथ्रस्ट, जिसको हम FB से डिनोट करते हैं, B यानी बॉयंट फोर्स, तो अपथ्रस्ट को हम बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं, इसलिए FB से डिनोट करते हैं. तो इसका वैल्यू कितना आ गया, A H2 minus H1 rho g. तो upthrust is equal to this we have got, H2 minus H1 rho g. तो यहां पर अब ध्यान से देखो, एक टर्म आया है H2 minus H1. अब फिगर में जाते हैं. H2 minus H1 है क्या, H2 minus H1 है क्या, फिगर में ध्यान से देखो, तुम लोगों को ही सोचना है. H2 से अगर H1 को माइनस कर देंगे तो हमें कौन सी हाइट मिलेगी. लुक एट द फिगर, ऑब्जर्व केयरफुली. पूरा H2 है, टॉप्स फ्री सरफेस से एकदम SR तक, ये H2 है. तो H2 से अगर हम H1 को माइनस कर दें तो हमें सिर्फ कौन सी हाइट मिलेगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर मिलेगा ना, यानी H2 माइनस H1 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओनली द हाइट ऑफ द सिलेंडर. H2 माइनस H1 इज हाइट ऑफ द सिलेंडर. Therefore, this H2 minus H1 that you are getting over here, this is nothing but height of the cylinder. उसको मल्टीप्लाई किया गया है एरिया से, तो एरिया मल्टीप्लाइड विथ हाइट ऑफ द सिलेंडर. H2 minus H1 is height of the cylinder. So area into height of the cylinder is what? अब थोड़ा मैथ्स में आते हैं. देखो चीजें बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल है. एरिया, मैं क्या बोला, एरिया इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर. मैथ्स में तो पढ़ोगे, ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर होता है ना. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, सपोज एक सिलेंडर है, इसका रेडियस दिया हुआ है r, इसका हाइट दिया हुआ है h, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है ना. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h, जिसमें पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. उसको तुमने h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम. तो यहां पे भी एक्चुअली जो है A इंटू H2 माइनस H1 इज एरिया इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर. दैट मीन्स दिस इज टोटली, इफ यू लुक एट दिस, A इंटू H2 माइनस H1 इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो यहां पर अभी हमारा इक्वेशन, अब FB इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी मल्टीप्लाइड विथ रो. रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, माइंड यू, इट इज नॉट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर. रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू G. इक्वेशन यहां तक हमारा आ गया. अभी इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. बिल्कुल बड़े आराम से लिख सकता हूं, क्योंकि सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा वो उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड को भी डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा अपना सेम इक्वल वॉल्यूम का लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा. इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड से, और रो जी अपने स्थान पर विराजमान है. अभी अब
फिर से तुम्हें एक फॉर्मूला को याद करना है, वॉल्यूम इनटू रो क्या है, डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है, याद करो क्लास 6 में पढ़े थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना ये फॉर्मूला, नया तो नहीं है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो हमें मास मिलेगा, मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम, तो यहां डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम किया गया है ना, तो ये है मास, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जिसको हम फिर से जी से मल्टीप्लाई, जी तो बचा हुआ है, सो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, तो ये सब हमारा एफ बी आ रहा है, मींस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अब मास इनटू जी, एम इनटू जी क्या होता है, एम जी क्या होता है, वेट होता है ना, W इज इक्वल टू एम जी, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, इसको कहेंगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इस टोटल चीज को हम क्या कह देंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बस आ गया ना एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हमने कर दिया, देखो लास्ट वाला स्टेटमेंट को देखो, यही अपथ्रस्ट है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, एफ बी यानी अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, एंड दिस वी हैव प्रूव्ड मैथमेटिकली। तो हमने कंप्लीट जो प्रूफिंग है, जो इसको पूरा, बहुत सिंपल है, लेंथी जरूर है थोड़ा सा, लेकिन बड़ा सिंपल है, इसको कॉपी कर लो, जहां पीछे छूट गया हो वीडियो को रिवाइंड करो, पॉज करो, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताता हूं, यहां पे एक बार गौर से देखो, गौर फरमाने वाली चीज है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका भरपूर यूज है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कुछ चीजों को री करना चाहता हूं। जब हम अपथ्रस्ट हमने निकाला वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नॉट द वेट ऑफ द बॉडी, ये सबसे पहली बात, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये इस फॉर्मूला को देखो जो हमारा इस लाइन में मैंने एरो से भी शो किया, वी रो जी, एफ बी इज इक्वल टू वी रो जी, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो तुम्हें एकदम से याद कर लेना है, इस पर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी हम लोग करेंगे भी, वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वी रो जी, जैसे हम तुमने पढ़ा था ना, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड इज एच रो जी, प्रेशर ड्यू टू एनी फ्लूइड इज एच रो जी, उसी तरह अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वी रो जी। ये वी क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसकी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ क्या, फ्लूइड या लिक्विड, या फिर किसकी डेंसिटी, बॉडी की, नो बॉडी की डेंसिटी बिल्कुल नहीं, जब हम अपथ्रस्ट मेजर करेंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड लेंगे, जिस फ्लूइड में उसको सबमर्ज किया गया है उस फ्लूइड या लिक्विड की डेंसिटी लेंगे, एंड जी तो पता ही है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गलती से भी रो यानी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी मत ले लेना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेना जिसमें इसको सबमर्ज किया गया है। V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अगर पूरा बॉडी को ही डाल दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी हो जाएगा, क्योंकि जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, सो वी कैन यूज दैट वॉल्यूम इंटरचेंजेबली, लेकिन डेंसिटी ऑफ द बॉडी वी कैनॉट यूज इट इन दिस फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही हमें यहां यूज करना है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, चलो बहुत बातें हमने कर ली, मैं मिटा देता हूं, मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स नाउ। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है। अ बॉडी वेज 200 ग्राम फोर्स इन एयर and 190 gram force when completely immersed in water. Calculate number 1, the loss
in weight of the body in water. Number 2, the upthrust on the body. तो हमें यहां पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी है, उसका वेट, उसका ओरिजिनल वेट 200 ग्राम फोर्स है। एयर में उसकी वेट दिया हुआ है, एयर में 200 ग्राम फोर्स, यानी इसका ओरिजिनल वेट, इसका जो एयर में जितना इसका वेट होता है ना, उसी को उसको एक्चुअल वेट माना जाता है। इसका एक्चुअल वेट है 200 ग्राम फोर्स, और इसका 190 ग्राम फोर्स इसका वेट है जब इसे हम पानी में इमर्स कर दिए। डेफिनेटली पानी में डालने से हमें लगता है ना कि ऑब्जेक्ट हल्का हो गया। कुआं से जब पानी उठाओगे, बाल्टी अगर पूरा भारी है, भरा हुआ है, लेकिन कुआं के पानी के अंदर में है, तो यू विल फील दैट द बकेट इज वेरी लाइट, बट द मोमेंट यू रेज इट आउट ऑफ द वाटर ऑफ द वेल, यू विल फील दैट द बकेट इज वेरी हैवी। तो इमर्स करने से उस पर कुछ लॉस इन वेट जरूर होता है। तो पहला क्वेश्चन हमें कहा है कैलकुलेट द लॉस इन वेट। इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सर, तुम्हारे मन में आ रहा होगा। लॉस इन वेट दिख रहा है, कितना वेट लॉस हुआ है, 200 ग्राम फोर्स minus 190 gram force. This is simple 10 gram force. This is the loss in weight. Second, we have to calculate the upthrust. हमेशा याद रखना, upthrust is equal to loss in weight. जितना upthrust लगेगा उतना ही ना loss in weight होगा जी। This is so simple to understand. जितना upthrust लग रहा है उस पर उतना ही weight loss होगा. So upthrust is equal to 10 gram force. बस so simple. Yes. This is simple numerical, but it has a concept. क्या concept है? You have to now understand that upthrust is equal to loss in weight, and it can be easily practically thought also कि जितना उस पर upthrust लग रहा है उतना ही उसका weight loss हो रहा है। जैसे ये कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है और एक कोई लोहा का टुकड़ा है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ आयरन। इसका ओरिजिनल वेट फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 ग्राम फोर्स है, 30 ग्राम फोर्स है, छोटा सा लोहा का टुकड़ा है, 30 ग्राम फोर्स है। लेकिन जब इसको तुम पानी में इमर्स कर रहे हो, इसका वेट आ रहा है 20 ग्राम फोर्स। तो यानी इस पर कुछ अपथ्रस्ट लगा है जो इसका वेट को कम महसूस करा रहा है। तो कितना अपथ्रस्ट लगा होगा? तो ऑब्वियसली इसका वेट नीचे की तरफ 30 ग्राम फोर्स था, अपथ्रस्ट कुछ लगा, कितना लगा? डेफिनेटली 10 ग्राम फोर्स लगा होगा ना, तभी जाके 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20 ग्राम फोर्स हुआ है। तो ये जो लॉस इन वेट है दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो ये प्रैक्टिकली बहुत इजीली समझा जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अब लिटिल डिफिकल्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। नन ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर एक्चुअली डिफिकल्ट, बट कंसेप्चुअल तो सब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब weighs 5 kgf in air। एक भी न्यूमेरिकल को स्किप मत करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं और मैं न्यूमेरिकल्स बताते बताते बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी मैं रीइंफोर्स करता हूं। इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। कंप्लीटली से इमर्स कर दिया गया लिक्विड में। ऑफ डेंसिटी, किसकी डेंसिटी दी हुई है? लिक्विड की। ऑफ डेंसिटी 1.8 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है लिक्विड की, यानी इसे ही हमें यूज करना है अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में। फाइंड नंबर 1 द अपथ्रस्ट ड्यू टू द लिक्विड। Number 2, weight of the body in liquid. Weight of the body in liquid. In liquid, air नहीं, air का तो वेट दिया ही हुआ है, एयर में उसका वेट दिया ही हुआ है 5 kg। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला चीज होता है गिवन लिखना। क्या क्या गिवन है? गिवन सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी ये है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एसआई सिस्टम में, मीटर क्यूब में।
तो इसे हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे 3 बार 100 से, बिकॉज देर आर 3 सेंटीमीटर्स, सो वी विल डिवाइड विथ 100 3 टाइम्स एंड इट विल कम 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब. हमने एसआई में कन्वर्ट कर लिया. इसके बाद इसका एक्चुअल वेट दिया हुआ है, वेट इन एयर, ये भी गिवन है क्वेश्चन में. वेट इन एयर, वेट ऑफ दिस बॉडी इन एयर इज 5 kgf. इसको दिया हुआ है इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, लिक्विड में से कंप्लीटली इमर्स्ड कर दिया गया है. यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? अगर कंप्लीटली हम इस बॉडी को लिक्विड में इमर्स कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी ओनली, है ना. बॉडी की जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही वॉल्यूम को वो डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कंप्लीटली बॉडी को हमने इमर्स कर दिया. तो ये भी 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब होगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वॉल्यूम, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ये सब एसआई में ही है तो हमें टेंशन नहीं लेना है. अप थ्रस्ट निकालना है हमें सबसे पहले. अप थ्रस्ट दैट इज FB इज इक्वल टू V rho G. आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. V rho G, V इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो कितना है 10 पावर -4 मीटर क्यूब. रो कौन सी रो? डेंसिटी ऑफ बॉडी? जी नहीं. डेंसिटी ऑफ लिक्विड? जी हाँ. ऑलवेज पुट डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड. 10 पावर 3, 1.8 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. रो इंटू जी, जी का वैल्यू हम यहाँ पे जी ही लिखते हैं. वी आर नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट वी विल गेट द यूनिट इन kgf, नॉट इन न्यूटन. क्योंकि हम जी को अगर ऐसे जी रखेंगे और बाकी सब एसआई में है, वी एसआई में है, रो एसआई यूनिट में है, और जी को हमने जी लिख दिया. सो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4, वी विल गेट 0.18. यूनिट क्या होगा? kgf. तो इस चीज को ध्यान से थोड़ा गौर फरमाना कि अगर हम g का वैल्यू पुट नहीं करते हैं, वी आर कीपिंग इट एज g, द यूनिट विल कम एज kgf, प्रोवाइडेड द अदर यूनिट्स आर इन SI सिस्टम. अगर अदर यूनिट्स आर इन CGS सिस्टम और हम g को g ही लिखेंगे तो हमें कौन सा यूनिट में मिलेगा? ग्राम फोर्स में मिलेगा. यहां पे हमें kgf में क्यों मिला? kgf में इसलिए मिला क्योंकि हमने बाकी यूनिट्स को SI में रखा था और g को हमने g लिखा था, इसलिए हमें kgf मिला. बाकी यूनिट्स को अगर हम CGS में लेते और g को हम g लिखते तो हमें gf में मिलता, kgf में नहीं gf में मिलता. समझ में आया ना मैं क्या बोला? तो यहां पे हमें मिल गया अप थ्रस्ट. अभी इन सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड. लिक्विड में डालने के बाद बॉडी में क्या वेट है, ये हमें निकालना है. तो ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पिछला न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट. लॉस इन वेट का मतलब एक्चुअल वेट माइनस वेट इन लिक्विड. उसकी एक्चुअल वेट यानी वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड. वेट इन एयर कितना है? 5 kgf, विच इज द एक्चुअल वेट. और ये वेट इन लिक्विड हमें निकालना है. अप थ्रस्ट का वैल्यू निकल चुका है 0.18. तो इधर सिंपल हमें अब निकल जाएगा, इक्वेशन है. तो हमारा जो वेट इन लिक्विड आएगा इस बॉडी का, दैट विल सबट्रैक्ट 5 माइनस 0.18 kgf, 4.82 kgf आंसर. ठीक है, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल करेंगे इसी वीडियो में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे. अ बॉडी वेज, राइट डाउन, डोंट मिस एनी न्यूमेरिकल. मैं कितना सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स के दौरान बता रहा हूं. बॉडी वेज 450 ग्राम फोर्स इन एयर. एयर में इसका वेट दिया हुआ है, यानी इसका एक्चुअल वेट 450 है. एट 310 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर. जैसे हम कंप्लीटली पानी में इमर्स. फाइंड नंबर 1 द वॉल्यूम ऑफ बॉडी. हमें बॉडी की वॉल्यूम निकालनी है. नंबर 2 लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी. लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी. तीसरा अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी.
ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका ओरिजिनल एक बॉडी है, इसका एयर में वेट 450 ग्राम फोर्स है, और जब हम इसे वाटर में कंप्लीटली इमर्स कर दिए तो 310 ग्राम फोर्स है। तो ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, ये पहले निकल जाएगा, लॉस इन वेट। तो पहले हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, कितना बॉडी में वेट लॉस हुआ? बड़ा सिंपल है, 450 पहले था और अभी 310 हो गया, तो 140 ग्राम फोर्स इज द वेट लॉस, 140 ग्राम फोर्स वेट लॉस हुआ है। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि ये लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट होता है। सो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमने किया उसमें ही ये हमने समझा था कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू लॉस इन वेट, तो अपथ्रस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 140 ग्राम फोर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तो आराम से आ गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकालनी है, तो नंबर 1 को यहां करते हैं। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी रो जी। वी मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लेकिन इस केस में बॉडी को तो कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया था। इन दिस केस इट इज ऑल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। यानी यहां पे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉडी पहला पार्ट में, तो हम अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल देंगे तो वो ही होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वैल्यू है 140 ग्राम फोर्स, वी को हमें निकालना है, जी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहां पे कौन सी लिक्विड है? वाटर। तो वाटर का डेंसिटी हम सभी को पता है 1 ग्राम पर सीसी, हम यहां सीजीएस में ही रखेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वी विल नॉट टेक 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यहां पे हमने एसआई में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपथ्रस्ट का वैल्यू ग्राम फोर्स है, केजीएफ नहीं है, जीएफ है, यानी इसे सीजीएस में कैलकुलेट करके ही निकाला गया है। तो अगर केजीएफ रहता है यहां पे तो हम यहां 1000 केजी पर मीटर क्यूब पुट करते हैं। यहां जीएफ है, सीजीएस से निकाला गया, इसलिए हम यहां 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर को पुट किया। ये वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें, डेंसिटी ऑफ वाटर की। क्वेश्चन में कभी कभी नहीं दिया हुआ रहता है वाटर का डेंसिटी का वैल्यू, और जी को हम जी ही रखते हैं। तो अब वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वी इज 140। यूनिट क्या होगा? क्या एसआई में होगा कि सीजीएस में होगा? वी का ऑब्वियसली सीजीएस में होगा, क्योंकि हमने सबने सीजीएस में लिखा है। तो वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द, ये तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकल गया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दैट इज 140 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला आंसर निकल गया। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ना, कुछ है नहीं इसमें वैसे। ओके, और हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। वी हैव मोर ऑफ न्यूमेरिकल्स टू डू in the coming videos. Thanks for watching. God bless you.